नमस्कार और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। कुकड़ेश्वर पटेल संघ के प्रदेश प्रवक्ता एवं कांग्रेस के प्रतिनिधि राजूभाई पटेल कुकड़ेश्वर ने क्षेत्र के विधायक श्री माधव मारू जी के समक्ष कुकड़ेश्वर और आसपास की समस्याओं जैसे झालावाड़ 4 लेन रोड बनेगा और वहीं पर नीमच मानसा कुकड़ेश्वर रामपुरा गांधी सागर भानपुरा होते हुए झालावाड़ रोड निकलेगा। उसी पे से एक बोले साहब अभी चर्चा हो रही है कि जो 4 लाइन वो मनासा से चचोर और होके वो निकलेगा कि ये मनासा कुकड़ेश्वर रामपुरा वाला जो मार्ग अभी हमारा झालावाड़ इंटरचेंज तक है, मनासा कुकड़ेश्वर रामपुरा गांधी सागर भानपुरा होकर सीधा 1 लेन पे मिलेगा। इसी रोड को 4 लेन में कन्वर्ट करना है, कोई भी नया रूट प्रस्तावित नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ITI के आपने काफी समय पहले चुनाव से भी पहले का आपका कार्यकाल था, उस समय से घोषणा करके कि हमारे यहाँ ITI कॉलेज बनेगा, तो क्या उसके बारे में कोई प्रस्ताव स्वीकृत हुआ या फिर मंजूरी मिली? ITI का मामला प्रस्तावित है, ऊपर प्रोसेस में पेंडिंग है। और चूंकि मैं इस 4 लेन के लिए लगातार लगा हुआ था, मैं चाहता हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट पहले आ जाए, छोटे प्रोजेक्ट हम बाद में इसलिए प्रयास करते हैं कि वहाँ 2 ऑप्शन खड़े हो जाते हैं कि या तो ये ले लो या ये ले लो। उस परिस्थिति में पहले बड़ा काम हाथ में लेना पड़ता है, वो भी आएगा निश्चित रूप से। मैंने इस क्षेत्र से वादा किया तो वादा जरूर करूँगा। तब CM राइस जो विद्यालय यहाँ कुकड़ेश्वर में बनना था वो अन्यत्र जगह चला गया, क्या अभाव था? CM राइस कुकड़ेश्वर क्षेत्र में बनना है। CM राइस के लिए अपेक्षित भूमि उतनी चाहिए, वहाँ आवागमन सुगम होना चाहिए, बच्चों को परेशानी हो, नागरिकों को परेशानी हो, रहवासियों को परेशानी हो, क्योंकि इतनी बसें चलेगी लगातार। आप समझ सकते हैं कि जहाँ 40-50 बसें ऑपरेट होंगी, वहाँ पार्किंग भी चाहिए, वहाँ आवागमन आसान हो। इस दृष्टि से मुख्य मार्ग पर हम लोग चाहते हैं कि कैसे भी हो ये मुख्य मार्ग पर बने। किसी गली मोहल्ले से होकर रास्ता जाए या किसी गली में हम जाकर बनाए, छोटे रोड पे बनाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती है। जब विस्तार करना होता है फिर जगह उपलब्ध नहीं होती है, तो फिर अलग अलग व्यवस्थाएं करना पड़ता है। ऐसी कोई जगह आपने प्रस्तावित की जहाँ पर CM राइस स्कूल बन जाए? और चूना पानी के पीछे वहाँ तो स्कूल कैंपस है, वहाँ काफी बड़ी जमीन उपलब्ध है और मुख्य मार्ग पर है। और चूंकि बच्चों का आवागमन बसों द्वारा होना है, इसलिए कुकड़ेश्वर में नहीं बना और वहां बना दिया, और बच्चे कैसे जाएंगे, ये सब बेकार के प्रश्न है। जब बसों से बच्चों को ले जाना है तो फिर कुकड़ेश्वर प्रॉपर में हो, कुकड़ेश्वर से 3 किलोमीटर दूर हो, क्या फर्क पड़ता है? तो कॉलेज की मांग भी बहुत लंबे से है, पर जगह का अभाव, फिर कॉलेज भी नहीं बन पाएगा कुकड़ेश्वर में। जगह कहाँ है? आप इस तरह की चिंता नहीं करें, जगह भी उपलब्ध होगी, व्यवस्थाएं भी होगी। हमें पता है कि हमें कहाँ क्या करना है, ये सारी योजना का पार्ट है हमारा। अच्छा, एक छोटा सा एक बाईपास जो पूर्व में नगरीय प्रसाद ने जो बाईपास थाने से लेकर ये आमद रोड तक का जो लाइनें भी वहाँ बिछा दी गई थी, और वो रास्ता जो दाता से मार्ग से किसान खेत तक जाते हैं वो अभी तक नहीं बन पा रहा है, और ये बाईपास भी नहीं बन रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे? आप सुकृति हो जाए तो अच्छा। इसमें आपके संज्ञान में ले बाईपास जब हमारा 4 लेन प्रस्तावित हो गया तो शहर का बाईपास निकलेगा ही निकलेगा। अब वो कहाँ लाइन होगा, ये भविष्य के गर्भ में जहाँ ज्यादा से ज्यादा सरकारी भूमि उपलब्ध होगी उस जगह से वो निकलेगा। यहाँ से बनाओ, वहां से बनाओ, खेतों का रास्ता, तो खेतों के रास्ते में मेरा निवेदन है कि जनसहयोग से इन कामों को करना चाहिए। हर काम के लिए सरकार की तरफ देखना ये भी ठीक नहीं है। जहाँ आप व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ की व्यवस्था हमें अपने को खुद को भी मदद करना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। नहीं, आप जैसे बड़े काम जैसे 4 लाइन वाला जो आप बहुत अच्छा स्वागत है, लेकिन छोटे काम के ऊपर भी जैसे लोगों का कहना है कि छोटे जो खेत बाईपास निकलेगा तो बड़ा काम या छोटा काम होता है क्या? 4 लेन निकल रहा है तो बाईपास ही तो निकलेगा। वो तो निकल ही रहा है। छोटे काम और बड़े काम में ये पहले प्रस्तावित था, ये क्यों नहीं हो रहा और ये क्या होगा? तो बात तो वही है, एक बाईपास निकालना है कुकड़ेश्वर का, पहले घोषित बाईपास है, 2 लेन निकालने के बजाय वही 4 लेन निकलेगा, तो इससे फर्क क्या पड़ा है? छोटे किसान जो परेशान हो रहे हैं खेत खलियान वाला, उसमें थोड़ा सा आप संज्ञान में ले जनता का वो
रुझान है कि छोटा सा काम है वो, तो आप बड़े बड़े तो छोटे काम के ऊपर भी आपका ध्यान। काम सब छोटे बड़े नहीं होते, काम काम होता है, काम का तरीका होता है। काम के लिए राशि चाहिए होती है, व्यवस्थाएं करना होती है। हर काम एक ही तरीके से नहीं हो सकता है। हाईवे बनाने वाले हाईवे बनाएंगे, कच्चे रास्ते बनाने वाले कच्चे रास्ते बनाएंगे। क्योंकि नगरीय क्षेत्र में अगर है तो नगर पंचायत इसके लिए जवाबदार है। नगर पंचायत को अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कि अपने शासकीय अस्पताल में जो मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको अपडेट करने के लिए जो मांग लंबे समय से चल रही, और आपने भी पूरा प्रयास है लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा है शासकीय वो भी अस्पताल। स्वीकृत होगा, निश्चित रूप से वो भी स्वीकृत होगा। क्योंकि मनासा सिविल अस्पताल हो गया है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकड़ेश्वर बनना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर कार्यालय के यहाँ पर धुआं किया गया और मच्छरों के प्रकोप शहर भर में फैल रही बीमारियों का नगर निगम एवं स्वास्थ्य कार्यालय का ध्यान आकर्षित कराने के लिए नगर निगम परिसर एवं स्वास्थ्य कार्यालय में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विशेष मशीन से नीम की पत्ती व जड़ी बूटियों का धुआं किया गया। आज शहर में लगातार बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू, मलेरिया, बुखार, चिकनगुनिया, मच्छरों के प्रकोप से पूरी जनता परेशान है। कान्हा नदी जहां जहां से गुजर रही है, नगर निगम से भी गुजर रही है। मच्छरों का प्रकोप है, गंदगी का साम्राज्य है शहर में। मगर नगर निगम के आयुक्त, महापौर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्वास्थ्य कार्यालय, अभी हम स्वास्थ्य कार्यालय भी जाएंगे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कान्हा नदी पास में है। हमारे निगम आयुक्त, महापौर और जितनी परिषद बैठी है वो मच्छरों के प्रकोप से बचे, उनको बचाने के लिए हमने और नगर निगम का ध्यान आकर्षित कराने के लिए शहर भर में जो मच्छर फैल रहे हैं, ध्यान आकर्षित कराने के लिए हमने जो है जड़ी बूटी डालकर, नीम की पत्ती डालकर मच्छरों को भगाने का काम जो है किया है। कि पहले हम इन अधिकारियों को सुरक्षित रखें मच्छरों से, महापौर को सुरक्षित रखें, जभी वो हमारे शहर के मच्छर भगा पाएंगे। ठीक है, आपका परिचय। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। बाईपास कंट्रोल एरिया में बनाई जा रही रोड एवं मिक्स्ड लैंड यूज योजना के संबंध में बाईपास क्षेत्र व्यापारी संघ ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर बुधवार को प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि उनकी जमीनों को विकास के नाम पर औने पौने दाम के मुआवजे में लेने की कोशिश हो रही है। दर्ज करा दी थी, 450 से 500 आपत्तियां हमने दर्ज कराई थी और हमारा 2500 लोगों का संगठन है। हमारे पास उपयुक्त मौका नहीं मिला, सरकार ने हमको अवसर ही नहीं दिया। 1 महीना का अवसर दिया कि आप इसमें आपत्तियां दर्ज कराएं, लेकिन उसके अंदर छुट्टियां ही छुट्टियां थी। नवदुर्गा थी, गणेश जी थे, ईद थी, सभी जितने भी रिलीजन्स होते हैं उन सबके त्यौहार थे। आज क्या आश्वासन मिला और कितनी? कलेक्टर साहब ने आश्वासन कुछ भी नहीं दिया हमको। उनका ये कहना है कि आपके लिए ये योजना बहुत अच्छी है क्योंकि आपकी आधी ज़मीन ले रहे हैं और आधी पर आपको निर्माण की अनुमति मिलेगी। कितने व्यापारी से प्रभावित हो रहे हैं? इसमें हम 2500 लोगों का तो हमारा संगठन है और प्रभावितों की संख्या तो लाखों में है, क्योंकि उनके साथ यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार पे हैं, किसी का रेस्टोरेंट है तो उसके यहाँ पे शेफ है, वेटर है, ये भी रोजगार पे है, उनके भी बच्चे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, मैं सचिव हूँ। हमारा प्लानिंग एरिया है, उसमें बाईपास के दोनों तरफ 45 मीटर के एरिया में अभी तक कोई भी गतिविधि जो है वो स्वीकृत नहीं है। इसीलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर भी देखा गया है कि अतिक्रमण भी हो रहे हैं। एक प्रस्ताव ये रखा गया था कि इस 45 मीटर में 22.5 मीटर पर बाईपास से लग के 4 लेन दोनों तरफ बना दी जाए और बाकी का जो 22.5 मीटर का एरिया बचता है उस पर मिक्स लैंड यूज की परमिशन दे दी जाए। ये प्रस्ताव रखा गया था और उस प्रस्ताव के ऊपर दावे आपत्तियां आमंत्रित करी गई थी। आज इससे संबंधित सभी दावे आपत्तियों की सुनवाई कलेक्टर कार्यालय में होनी थी, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जिसमें कुछ व्यापारिक जो उनका संगठन है वो भी उपस्थित हुआ है। उन सभी की आपत्तियों की सुनवाई करी गई है और उन आपत्तियों का विधिवत निराकरण करके प्रस्ताव शासन को भेज दिया। रोल क्या है कह रहा हूँ, देवास बाईपास जो बना हुआ है बॉम्बे आगरा में, बाईपास के कंट्रोल एरिया का मामला है। जब वो बाईपास बना हुआ था उसका कंट्रोल एरिया कम था। इस शहर में जिसे ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है उसको देखते हुए उसका कंट्रोल एरिया 22.5 मीटर और बढ़ाया जा रहा है।
उस संबंध में हम सारे लोग, हमको टाउन एंड कंट्री मास्टर प्लान की तरफ से नोटिस आए थे कि हम आपकी ज़मीन निश्चित उपयोग के लिए लेना चाहते हैं। आपको कोई दावे आपत्ति है तो आप हमसे यहाँ के मिले। हम सारे लोग गाँव के यहाँ से लगा के ये लोग करताल, पत्थर मुल्ला, नायता मुल्ला, देवास नाके तक के जितने लोग, सभी लोग आके आज हम कलेक्टर साहब से मिले। क्या लगता है आपको, क्योंकि अब लगभग काम होने जा रहा है? लगभग क्या आज दावे आपत्ति के लिए बुलाया था हमने, हमारी आपत्ति दर्ज कराई है कि जो हमारी ज़मीनें हम आपको देने को तैयार है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार सरकार का नया भूमि अधिग्रहण बिल जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना गाइडलाइन का 4 गुना 2 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। यह हमको विस्तृत उपयोग में FIR TDR देना चाहते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि FIR TDR हमारे गाँव में और बाईपास के आसपास कहीं भी नहीं चलता। ये चलता है नोएडा जैसे दिल्ली के आसपास के जो शहर है, बड़े बड़े महानगर सिटियों में FIR TDR चलता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं चलता। FIR TDR क्या आप किसी किसान से पूछोगे तो उसको भी नहीं पता कि FIR TDR किसको कहते हैं। कितने व्यापारी से प्रभावित हो रहे हैं, कितने निर्माण करने की संभावना है? इसमें करीब 2,500 से 3,000 व्यापारी और किसान बंधु सब इसमें प्रभावित हो रहे हैं। भाई मेरा तो आज कलेक्टर साहब से भी एक ही निवेदन था कि जब आपको पता है कि बाईपास का कंट्रोल एरिया है, उस कंट्रोल एरिया में आपने शुरू दिन से ही इसमें रजिस्ट्री पर रोक लगाने की थी कि आप इस क्षेत्र की रजिस्ट्री न होगी। आज ये जो आज जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं वो लोग यहाँ नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्व के चक्कर में अधिकारियों ने, सरकार ने राजस्व मिलेगा उस चक्कर में छोटे छोटे लोगों ने 400 फीट, 800 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट, 5000, 20,000 ऐसे अपने रोजी रोजगार, अपने बच्चों के भविष्य और जीवन पालने के लिए सबने खरीदा और अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। आज वो सब इन चीज़ों से वंचित हो जाएंगे अगर ये मिश्रित उपयोग जो सरकार जो होती है उसमें FIR TDR देंगे। FIR TDR में पैसा नहीं मिलता। आपको कहीं भी जहाँ बिल्डिंगें बनती है उसमें एक माला और ऊपर चढ़ाने के लिए यह FIR TDR रहता है, वो आपको दिया जाएगा। तो आप भी जनता किसी जनप्रतिनिधि, मंत्री या संबंधित पदाधिकारियों से बात की आपकी इस मामले में? हाँ, अभी हमने माननीय राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात करी थी। अभी नागपुर के चुनाव को चलते हुए वो ज़्यादा व्यस्त थे, उन्होंने बोला 1-2 दिन में मांगा सारे लोगों के लेके आओ और अपन बैठ के बात करेंगे। मैंने उनसे भी एक ही मांग रखी कि भाई साहब हमको जो 22.5 मीटर हमसे जो जमीन ले रहे हैं उसका हमको FIR TDR नहीं चाहिए, हमको गाइडलाइन का 2 गुना 4 गुना जो हमारा हक ईमानदारी का बनता है वो हमको दिलाया जाए। आपका नाम? शिव डिंगू, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राव। अंजड़ की बड़वानी रोड पर हुआ सड़क हादसा, आमने सामने 2 बाइकों में हुई भिड़ंत में दोनों बाइक चालकों का किया गया रेफर। दिवाली खत्म होते ही नगर निगम की रिमूवल टीम फिर से एक्शन मोड में नजर आ गई है और इंदौर के श्रीनगर में गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर बेसमेंट कार्यवाही हुई। सर, ये बेसमेंट कार्रवाई हो रही है, ये 85 श्रीनगर है। यहाँ पे बेसमेंट जो है तो पार्किंग के लिए आरक्षित था। इनको सूचना पत्र भी दिए थे, मौखिक समझाइश भी दी थी कि खाली कर लें इसको। इसके बाद आयुक्त महोदय निर्देश थे कि जो भी आपने सूचना पत्र दिए हैं, पार्किंग में जो लोग खाली नहीं कर रहे हैं उनको खाली कराया जाए। तो उसके क्रम में यहाँ बेसमेंट जो पार्किंग क्षेत्र है खाली करा रहे हैं। कौन सी बिल्डिंग है सर? किसकी बिल्डिंग है? 85 श्रीनगर है सर। उसका है ये तो बिल्डर का नाम मैं आपको नोटिस में देख बता रहा हूँ। कितना एरिया खाली कराया गया? इसमें सर ये जो बिल्टअप है लगभग 2.5 से 3,000 स्क्वायर फीट का एरिया है जो खाली कराएगा पार्किंग में। पार्किंग के लिए उपयोग होगा। इस तरह का कोई विरोध हुआ क्या सरकार में? नहीं, विरोध नहीं किया गया। दुकानदार तो सुबह से खाली करना चालू कर दिया था जब उनको लगा कि नगर निगम कार्रवाई कर रही है तो। और एक दुकान बंद थी जिसको हमने फोर्सली खाली कराया। वो इसके अलावा सर और कोई कार्रवाई? एक मेनन कॉलोनी में भी करने जा रहे हैं। उसमें वो भी बेसमेंट ने सूचना पत्र दिया था, सील करी थी, खोला, लेकिन अभी तक दुकान खाली हो गई है, लेकिन वो निर्माण नहीं हटाया है तो उसको भी हटा रहे हैं। आपका नाम सर? शैलेंद्र मिश्रा, भवन अधिकारी चौंदा। दिवाली खत्म होते ही नगर निगम की रिमूवल टीम फिर से एक्शन मोड में नजर आ गई है और इंदौर के श्रीनगर में गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर बेसमेंट कार्यवाही हुई। अजय मिश्रा, PCC सदस्य, कांग्रेस कमेटी भोपाल। आज हमारे द्वारा यहाँ ब्लॉक कांग्रेस के साथ नेहरू जी की जयंती मनाई गई, जिसमें उनके दिए गए अमूल्य योगदान को याद करा गया।
उनके द्वारा जो आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई एवं एक नए भारत की नींव जो उन्होंने रखी, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करा और प्रेरणा ली कि हम उनके बताए हुए कदमों पर आगे बढ़ेंगे। आदिवासी बहुल्य जिलों में पलायन बदसूर जारी है। हर चुनाव में नेताओं के बड़े बड़े खोखले वादे चुनाव होते ही हवा हो जाते हैं। अजजा आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद सत्तारूढ़ के ही जिले में काबिजे, वही कांग्रेस के 3 विधायक सभी आदिवासी, मगर कोरे भाषण के अलावा जिले की मूलभूत समस्या पलायन से अभी तक जिले को निजात नहीं मिल सकी। सर, पलायन जारी है क्षेत्र में से और गांव खाली हो चुके हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से इस पर रोक लग सकती है या ये क्यों जरूरी? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रही है और हमारी कोशिश भी होती है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो। आपके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में, कुछ गाँवों में लोग पलायन कर रहे हैं। तो पलायन के अनेक कारण होते हैं। कई बार हमारे आदिवासी समाज के लोग गुजरात और महाराष्ट्र पलायन कर रहे हैं, वहाँ पर ठीक मजदूरी मिलती है, ठीक काम मिलता है, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको पूरा घर और बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है, बच्चों की स्कूलें प्रभावित होती है। मैं एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकारी स्तर पर पूरी कोशिश की जाएगी और अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए जाएंगे कि जिन जिन गांवों में पलायन हुआ है उन सभी गांवों में रोजगार गारंटी के तहत और अन्य प्रकार के रोजगार के सृजन करके इस पलायन को रोकने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे। और साथ ही इस विषय में मैं मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी अवगत कराऊंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए रोजगार स्थानीय स्तर पर सृजित करना बहुत ज़रूरी है। इस विषय पर गंभीरता से चर्चा भी की जाएगी और गंभीरता से इस समस्या का समाधान करने की दिशा में उचित कदम उठाने की ओर हम आगे भी बढ़ेंगे। उद्योगों को लेकर के एक तरीके से देखा है तो आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसको लेकर के इन्वेस्टर्स मीट होते हैं, किस तरीके से रोजगार लाने का प्रयास किया जाएगा निमाड़ क्षेत्र में? देखिए, स्थानीय स्तर पर वैसे हमारा जो निमाड़ है, जिसमें खरगोन है, बड़वानी है, खंडवा है, बुरहानपुर है, साथ में हम धार को भी लेंगे, अलीराजपुर और झाबुआ को भी लेंगे। तो स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने के लिए विशेषकर हमें बहुत सारे कच्चे सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है। उद्योग स्थापित करने के लिए एक क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए, वातावरण उसके अनुकूल होना चाहिए, आवागमन की सुविधा उसके अनुसार होना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं। इंदौर में भी आयोजित हुई है, कुछ धार जिले में उद्योग लगाने के लिए ज़मीनों का सर्वे भी हुआ है और पीथमपुर जैसा औद्योगिक क्षेत्र अगर विकसित हुआ है तो निमाड़ के लगभग अधिकतम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। खरगोन जिले और बड़वानी जिले की बात करूँ या धार की बात करूँ तो ये कृषि प्रधान जिले हैं और यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को लेकर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। इस दिशा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने को लेकर भी काम किया जा रहा है और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हर सूखे खेत तक पानी पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। अगर ये पानी हर खेत तक पहुंचता है तो कृषि जो है उसका उत्पादन दोगुना होता है, खेती को लाभ का धंधा बनाने में मदद मिलती है। अभी हाल ही में लिफ्ट इरिगेशन के लिए पार्टी जैसी जगह पर 150 करोड़ का लिफ्ट इरिगेशन, 1100 करोड़ से अधिक की लागत से हमारा नागलवाड़ी उद्वन सिंचाई परियोजना, साथ में पांसेमल और सेंधवा में भी अभी 1,000 करोड़ से अधिक की उद्वन सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। ऐसे ही धार जिले में भी लिफ्ट इरिगेशन में कुक्षी लिफ्ट इरिगेशन है, डही लिफ्ट इरिगेशन है, बदनावर लिफ्ट इरिगेशन है। खरगोन में भी उद्वन सिंचाई परियोजना के तहत भिकनगांव, झिरनिया सब दूर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर किसान के खेत तक अगर पानी पहुंचेगा तो निश्चित रूप से फसल उत्पादन दोगुना होगा, पलायन रुकेगा, उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चा माल मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो भविष्य में हम इस प्रकार की समस्याओं को रोकने में कामयाब होंगे। ये पिछली सरकारों ने कभी इस विषय में ध्यान नहीं दिया। जो आज़ादी के बाद सरकारें चलाती रही 60 साल तक, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम किया है। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम,
ये पहली प्राथमिकता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब उन्नत ग्राम योजना भी हम लेकर आए हैं, आदि आदर्श ग्राम योजना भी लेकर हम आए हैं। इसके तहत गाँव में ही रोजगार, गाँव में ही शिक्षा, गाँव में ही स्वास्थ्य और गाँव के सभी सड़कों को पक्का बनाकर बिजली की 24 घंटे निर्बाध रूप से सुविधाएं देना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। मुझे लगता है कि अगले 2029 के पहले तक इन सारी समस्याओं से हम पूरी तरीके से निपट लेंगे या समाधान कर लेंगे, ऐसा लगता है। बड़वानी ज़िले में पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। बड़वानी ज़िला आदिवासी बहुल जिला होकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर अधिकतर जो आदिवासी समाज निवास करता है और यहाँ पर वो केवल एक बरसाती फसल ले पाते हैं खरीफ की, रबी की फसल यहाँ मुश्किल से हो पाती है। इसी स्थिति में यहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं रहता, काम धंधे नहीं रहते हैं, तो मजबूरी में वे लोग गुजरात और महाराष्ट्र और बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। और पलायन एक विकट समस्या है यहाँ। पलायन के कारण क्या होता है कि जो पलायित व्यक्ति होते हैं वे अपने घरों में पूरे तार कांटे लगाकर चले जाते हैं और साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं। तो बच्चों की शिक्षा का भी विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है और बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए वो भी अवरुद्ध होता है। और साथ में क्या है कि कांग्रेस सरकारें थी उस समय रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत गाँव में ही रोज़गार मिल जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई है तो रोज़गार गारंटी का काम बिल्कुल ठप है, क्योंकि हमने देखा होगा आपने कि जब भी रोज़गार गारंटी में कानून बना हुआ है तो लोग यदि काम के बदले कानून के तहत वो काम कर लेते हैं और आवेदन करते हैं तो उनके मस्टर रोल तो भर ले लेते हैं, लेकिन महीनों के सालों तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। इसी स्थिति में वहाँ के जो ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और जो पदाधिकारी है वे भी रोज़गार गारंटी के काम करने में हिचकिचाते हैं और काम करवाते नहीं हैं और जिसके कारण रोज़गार का अभाव होता है। रोज़गार गारंटी वापस गांव में चालू होना चाहिए और रोज़गार गारंटी के माध्यम से गांव का भी विकास होता है, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और लोगों को रोज़गार मिलता है। और ये एक बड़ी अर्थव्यवस्था है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ लोगों को काम धंधे मिलेंगे तो आसपास का क्षेत्र भी में भी मतलब रोज़गार के अवसर बढ़ने से दूसरे काम धंधे उनके व्यापारियों की स्थिति भी अच्छी होती है। लेकिन हमारा ये क्षेत्र बहुत हालत ख़राब है। भारतीय जनता पार्टी क्या है सत्ता को केंद्रीकृत करती है। आज देखो पंचायतों में हालत बहुत ख़राब है, पंचायतों के पास फंड नहीं है, पंचायत कोई काम करवा नहीं पा रही है। भैया मजदूरी करने जाने वाली महिलाओं के साथ भी कुछ घटना घटती है? ये जो पलायन करके गुजरात में महाराष्ट्र जाते हैं इनके साथ बड़े कई दुर्घटनाएं होती है, कई प्रकार के शोषण होते हैं। कई तो इनको बंधुआ मजदूर बना देते हैं और आने नहीं देते वापस। कई जगह जो उनके साथ महिलाएं जाती है, महिलाओं के साथ शोषण होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार की जैसी घटनाएं भी होती है हो जाती है। और कई बार वहाँ पर ये लोगों के खेतों में या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। कई लोग बीमार हो जाते हैं और उनके मतलब वहाँ पर उनको शुद्ध या देख रेख करने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में कई घटनाएँ होती है और उनका शोषण भी होता है, बहुत प्रकार के दुर्व्यवहार भी उनके साथ होता है। समय पे उनके लोग पेमेंट भी नहीं देते, मजदूरी भी रोक लेते हैं, भुगतान नहीं करते हैं। इसी तमाम प्रकार की समस्याएं उनके साथ खड़ी होती है। पलायन को लेकर कुछ कदम उठाए जाएंगे आपके? हम शासन और यहाँ के प्रशासन से भी बार बार ये कहते हैं कि पलायन न हो इसलिए रोज़गार गारंटी के काम खोले जाए। और दूसरी बात यदि कोई जाते भी है तो उनका पंचायतवार ब्यौरा होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ काम करने गया है और वहाँ किसके यहाँ काम कर रहा है और एक अनुबंध के तहत लोगों को यहाँ से ले जाना चाहिए तो ताकि उनका कानूनी उनको सहायता मिल सके, कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन क्या है कि रिकॉर्ड नहीं होने से कहाँ कौन क्या काम कर रहा है ये मालूम नहीं होता है और फिर वहाँ पर उनके साथ दुर्घटनाएँ घट जाती है। उसके बाद यही है कि सांप निकल गया और लाठी लुलिया कहाँ रहते हो? मैं मोरपलिया साफ करा। ये घरों के आगे कांटों की बागड़ लगा दी गई। हाँ ये रास्ता पर है, ये सब गुजरात गया गाड़ी क्या रोजगार मिलता नहीं यहाँ पे तो सब चले गया। सब चले गए? हाँ। कितने लोग गए? पूरा गांव खाली है या पूरा गांव खाली है? एक एक इंसान रह रहा कोई एक इंसान को क्यों रख जाते हैं? घर रखने के लिए। रोजगार चलता नहीं तो क्या करेगा, तो रोजगार करने जाना पड़ा होता, घर क्या मिलता नहीं रहा। और दूसरी जो कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग मजदूरी? गुजरात जाते हैं ना, उधर भी जाते रहे सटा।
कोई घटना हो जाती है वहाँ पे लोगों का कैसा व्यवहार रहता, मजदूरी करने जाते क्या थे? मालूम वहाँ व्यवहार रहता नहीं क्या, एक दो भागा भी दे सेट अच्छा होते कहीं पहुँचाड़े नहीं थे, भागा भी दे ठोके मारते भी? मारते भी को उधर साटा हुआ तो मारते भी बोल रहा, अपन तो नहीं गया वहाँ गाँव वाला जाते बंधुआ मजदूर के जैसा काम करवाते हैं वहाँ पे? अत्याचार करते हैं वहाँ पे? अत्याचार भी करते, महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है? रोजगार है नहीं तो क्या करे यार, जाना रहे बाहर घर का से चलाओ, रोजगार रहते घर चला रहे, गाँव में रोजगार रहते त्यार नहीं भी सके। खेती बाड़ी कैसी होती है यहाँ पे? खेती बाड़ी भी एक बार फसल ले का ही बरसात मात्रा बस इसी के चलते रोजगार की तलाश में जाते हैं। हाँ, मतलब वो दूसरा कहीं चलता नहीं रहे, एक बार फसल ले जाते, बारिश की फसल सिर्फ एक बार लेते हैं। किसी के एक दो से यहाँ खेत में कहीं एक दो सिया वो नहीं तो सब गुजरात जाते। पूरा गांव खाली है? हाँ, पूरा गांव खाली। मैम क्या नाम है आपका? रजनी बारेला। मैम किस फलिया में स्कूल लग रही है? ये डुलारा फलिया लेखड़ा, ग्राम लेखड़ा है और उसका फलिया है डुलारा फलिया। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मैडम? यहाँ पे दर्ज है 48 बच्चे। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है मैम, उससे बच्चों की शिक्षा पे क्या असर आ रहा है? स्कूल आ रहे हैं बच्चे या चले गए? बच्चे पलायन से पहले आते थे, अभी जब तक फसल थी खेत में माँ बाप घर पे ही थे, माता पिता, तब तक बच्चे आ रहे थे। अब माता पिता गुजरात चले गए हैं, कुछ महाराष्ट्र चले गए हैं, उसकी वजह से बच्चे वो क्या छोटे बच्चे रहते हैं उनको रखने के लिए साथ में बच्चों को लेके जा रहे हैं। ये उनकी भी शिक्षा पे तो असर पड़ता है ना सर। अब जो हम पढ़ाते हैं 4-5 महीने जो अभी पढ़ाया हमने, वो वहाँ पर जाने के बाद सब भूल जाते हैं बच्चे, तो वापस से हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है। जब बच्चे वापस आते हैं मार्च अप्रैल में, तो हमें फिर से जीरो से ही शुरू करना पड़ता है बच्चों के साथ। सबसे ज्यादा पलायन होता है? हाँ, सबसे ज्यादा पलायन। यहाँ पे पानी की भी समस्या है, खेती बाड़ी भी कम है, तो अपना गुजारा करने के लिए जाना पड़ता है उनको भी। और यहाँ पे कोई रखने वाला है नहीं बच्चों को देखभाल करने के लिए, तो उनको अकेले भी किसके भरोसे छोड़ के जाए, तो साथ में ले जाते बच्चों को। क्या नाम है बाबा आपका? कहाँ रहते हो? आपके गांव से मजदूरी करने के लिए कहाँ गए लोग? सब साटाम गया न से साबम गया। कहाँ जाते हैं? गुजरात महाराष्ट्र? गुजरात जाते हैं। कितने लोग गए होंगे? जाते जाते काटा दीदी थपला एक दीदी मारे ने फजनते मारा भाई तब मी एकलो रही सुविधा क्या जाते मजदूरी मिलती नहीं तो क्या करे? मजदूरी नहीं मिल रही है, इसी के लिए मजदूरी करने जाते हैं लोग। मजदूरी करने जाई जाते हैं, बीज भात ले क्या करना न छूट जाए उधारी कर जाई रे दाड़ के। आप अकेले रह गए हो? रही है घर की हिफाजत के लिए? हाँ। कितने लोग गए होंगे कम से कम यहाँ से? जाते घर भर जाएगा तो क्या 1500 ज़्यादा जाएगा तो कब नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह मंडलोई है। क्या काम करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। सर आप शिक्षक हो जी? कहाँ पर? मैं पार्टी ब्लॉक में मेंबर फलिया सागबारा लिम्बी संकुल में आता है। अच्छा सर, कितने बच्चे दर्ज हैं आपके स्कूल में? मेरे पास 33 बच्चे दर्ज हैं। कितने आ रहे हैं अभी स्कूल? अभी बड़ी मुश्किल से 4-5-6 बच्चे आते। कारण सर इसका? कारण बेरोजगारी और पलायन। पलायन की वजह से बच्चों की शिक्षा पे क्या असर पड़ रहा है? बच्चों की शिक्षा पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कि एक तो पालकों के साथ वो पलायन चले जाते हैं, बीच में शिक्षा उनकी रुक जाती है। इस वजह से वो शिक्षा के स्तर में उनके कोई ना तो सुधार हो पाता है और वो बिल्कुल जिस लेवल से जाते हैं उसी लेवल पे वापस आते हैं, तो फिर उनको वही चीज़ें फिर से पढ़ाओ, फिर से मेहनत करना पड़ता है। हाँ सर, कितने परसेंटेज लोग चले गए होंगे यहाँ से? ये तो लगभग 90% लोग निकल गए हैं पलायन के लिए। कैसे जाते हैं सर ये लोग? ये लोग इधर है ककराना करके तो नर्मदा क्रॉस करके जाते हैं, सिर पे जो भी अपना सामान रहता है उसको लेके जाते हैं, नर्मदा नाव से पार होते हैं और उधर गुजरात चले जाते हैं। सर मकान पूरे सुने छोड़ गए हैं या किसी को? हाँ, कांटे लगे हुए हैं। क्या सर पलायन रुकना चाहिए? जरूर रुकना वो बहुत जरूरी है कि रुकना चाहिए, और इसमें सरकार ने भी कुछ अपनी तरफ से विशेष करना चाहिए पलायन को रोकने के लिए। पलायन से नुकसान क्या क्या है सर? पलायन से नुकसान ये है कि बच्चों की शिक्षा रुक रही है, अवरुद्ध हो रही है, फिर बच्चा वापस आएगा उसी स्तर पे बच्चा रहेगा,
फिर उसको वही चीज़ वापस से पढ़ाई जाएगी। तो ले दे के ये है कि बच्चे का भी नुकसान और माता पिता का भी नुकसान है कि बच्चा उनका पढ़ नहीं पाएगा आगे। शिक्षा पर एक रोक सा लग गया है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा नाम रमो। कहाँ रहता है रमा? यहाँ सागबार। रमा, आपके गांव से काफ़ी संख्या में लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए गए हैं। कैसे गए हैं? क्या मकान पे कोई है या सब पूरा परिवार सहित गए हैं? पूरा परिवार जाते रहे। कोई हमारा यहाँ गाँव में कोई ना हमारा कम से कम 6-7-8 मानसे रही रहे। हौसला रही रहे पूरे गांव में? हाँ पूरा गाँव में। बाकी सब चले गए? हाँ सब चले गए। कितने परिवार का गांव है ये? है गे उधर हमारा सागबारा तो बहुत बड़ा है। ये फले है नीचे हमारा 1100-1200 वोटिंग पड़ते हैं। सभी लोग गए हैं? हाँ सब लोग गए हैं। घर पे किसी को छोड़ के गए हैं? कोई तो काटा देख के जाए थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको यहाँ मजदूरी चल जाए, हमको यहाँ रहेगा पूरे परिवार, पूरा गांव वाला रहेगा। हम लोग दाड़की जो है यहाँ दाड़की नहीं है इसीलिए बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं। हम लोग यहाँ रहे तो चार काय करने दुनिया में भपटाए मानस बेचारा कांखोर गाड़ी ठुकराई जाए घर पुग जीती गई तो मानुष कवाए नहीं तो मोरलू से कवाए। वहाँ पर अत्याचार भी होता है मजदूरी करने जाते थे वो काय असो गाड़ी काय ठुकाई जाए काय कर दे तो आज ने घर यहाँ में उबराई से उबराई जाए यहाँ मकान पर आज थी जिंदू कवाए। वहाँ मजदूरी करने जाते हो तो अत्याचार होता है? हाँ। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ बायरा भी धरे, कोई बाइक आ जाए वेला भी पाड़े, रखवाली भी है जाए, नहीं तो लीन भी धज जाए। मारपीट भी होती है? हाँ मारपीट भी करे कहां कहीं इन्हें खुर्रे हाथले दे तो पोल धड़े बाल्टा पानी पोल धड़े रे हाथले दा तो इन धड़े पानी 11-12 बजे लोग मजदूरी कर होते हैं। हम गया था। क्या क्या हुआ आपके साथ में? हम एक दिन ते 11 बजे खेते से उठाया हमको रात को और तो पैदल आया 12 बज गए ते होते ना आविन रोटी बनाते 2 बज गए। 2 बजे से हमको होते पछे रात को 3 बजे से वो उठाने गया वो सेठ कि उठो रोटी बनाओ चलो। कितने बजे से कितने बजे तक के काम करवाते हैं आपसे? 11 बजे तक रात के? हाँ रात का। सुबह कितने बजे जगा देते हैं? और सुबह 3 बजे से उठा हमको चिल्लाने गया रोटी बनाओ चलो रोटी बनाओ। कितने बजे से काम पे लगा देते हैं तुमको सुबह? हमको 6:30 बजे 7 बजे तो लगा दे खेत में पुगाड़ी दे। सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक काम करवाते हैं। चाचा नेहरू के जन्मदिवस के अवसर पर कोर्ट चौराहे स्थित नेहरू प्रतिमा पर बड़वानी विधायक राजन मंडलोई एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर नेहरू जी को याद किया। आज बाल दिवस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या आयोजन किया? आज चाचा नेहरू की जयंती पे बाल दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने भारत की आधार स्तंभ रखा और आधुनिक भारत के निर्माता है, उनकी आज हम यहाँ जयंती मनाने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाज के अन्य लोग उपस्थित हुए हैं, माल्यार्पण किया है और उनके कार्यों पर प्रकाश अलग अलग वक्ताओं ने डाला है और आज हमने चाचा नेहरू को याद किया है। समर्थक मूल्य पर सोयाबीन उपार्जन खरीदी केंद्र का अंजड़ वेयर हाउस गोदाम में हुआ शुभारंभ। सर आपका परिचय? कैलाश यादव, मार्केटिंग मैनेजर खंडेराव मार्केटिंग ठीकरी। ये सर आज सोयाबीन खरीदी का ओपनिंग करा है जी, तो इसमें क्या मापदंड रखे हुए? मापदंड जो भारत सरकार के निर्धारित मापदंड के अनुसार पैरामीटर के अनुसार खरीदी होगी और मार्शेयर 12% है और अदर जो भी जितने भी भारत सरकार के जो निर्देश उसके अनुसार है। प्रति हेक्टेयर के साथ कितनी खरीदी होगी? प्रति हेक्टेयर के 13 कुंटल 25 किलो का जो रेशो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो निर्धारित किया गया है। किसानों का पंजीयन हुआ इसमें? जी, पंजीयन के आधार पर ही खरीदी करोगे? जी, पंजीयन के आधार पर खरीदी होगी। बड़ी खबर खरगोन जिले के भिकनगांव थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। हिट एंड रन में 2 युवकों की मौत। अनियंत्रित कार नगर से निकलने वाले
पीडब्ल्यूडी की सड़क खड़की एवं आमदा की ओर जाने वाले मार्ग पर अंधे मोड़ पर बारिश के बाद से सड़क के दोनों साइड पर झाड़ियां बढ़ गई है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हम आए दिन देखते रहते हैं, बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कई लोगों को परेशानी आ रही है ना, और आपस में कई लोग 2-4 बार एक्सीडेंट भी हो गए। हमने 181 भी करके रखी है। मुख्य कारण बताओ। ये जो यहाँ के जो कर्मचारी है, ठेकेदार है, जब से रोड बना के गए ना तो पटरियाँ बरेली है, ना पटरियों पे इन्होंने ध्यान दिया, सिर्फ पर रोड बना के चले गए, पैसे निकाल के उधर मगम है। और अभी हमने 3-4 बार लोगों को, अधिकारी को भी फोन लगा के शिकायत करी, पर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो, गहरी नींद में सोया है अधिकारी। और ये झाड़ साइड के जो है बहुत बड़े झाड़ है, इनको काटने के लिए हमने 181 भी लगा के रखी है। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा स्क्रैप का काम है। ये मोड़ है जो अंडा मोड़ है, आए दिन यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती है और एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पे, ये झाड़ियाँ होने के कारण। तो हमारी ये मांग है कि भाई झाड़ियाँ जो है जो ज़्यादा बड़ी हो गई है ये कट जानी चाहिए। एक्सीडेंट हुए पहले इस रोड? बहुत काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं और आए दिन होते रहते हैं यहाँ पे। अंडा मोड़ है, इधर से जाने वाले भी और आने वाले भी आमने सामने हो जाते हैं। पैदल यात्रियों को कराया गोरक्षा संकल्प। ब्रह्मलीन 1008 महामंडलेश्वर रामनपुरी जी राम चैतन्य बापूजी महाराज की स्मृति में महाराष्ट्र के तलोदा तहसील के ग्राम तलवे से निकली पैदल यात्रा। ठीक है बापू। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री राम चंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज हमारे श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जहाँ हमारे पूजनीय गुरुदेव राम चैतन्य बापू की समाधि है, और ये जो हमारे तलवा के ग्राम के सब भक्त लोग हैं, हर साल ये लोग 5 साल से डिंडी पर यात्रा लेकर आ रहे हैं। इनकी श्रद्धा है, और अगली बार बहुत से लोग आए थे तो मैंने कहा था कि आप चिंता मत करो, आपका सब काम हमारे गुरुदेव बापू की समाधि के ऊपर माथा टेको और आपकी कामना पूरी हो जाएगी। तो इनकी जो श्रद्धा रहते, बेचारे सब गरीब लोग हैं और सब लोग श्रद्धा से आते हैं और उनका काम हमारे बापू उनकी झोली भर देते हैं। उधर से रोते रोते आते हैं और इधर से हंसी खुशी से जाते हैं। तो इनका काम। यात्रा आप किस लिए निकालते हैं और क्या उद्देश्य रहता है? ये यात्रा हम परम पूज्य राम चैतन्य जी बापू के नाम से निकालते हैं। उनकी यहाँ पे समाधि है, वो श्रद्धा के हिसाब से हम पैदल यात्रा पादुका पूजन करके लेके आते हैं। तलवे से लाते हैं, तलवे से कम 60-65 किलोमीटर है ये, यहाँ तक हम पैदल आते हैं। हमको रास्ते में लोग अन्नदाता भोजन कराते हैं, सब सुविधा हमको मिलती है। और यहाँ तक लाके हम 1-2 दिन लगता है हमको, भंडारा खा के फिर घर के लिए प्रस्थान करते हैं। शहर के बिस्टान नाका क्षेत्र में खुल रही शराब दुकान को लेकर गुरुवार को हुआ जमकर हंगामा। भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए चक्का जाम किया। बड़े चौराहे का जो बिस्टान नाका है, इसका नाम सूर्य क्रांति टंटा मामा के नाम से नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कराया है, और इस चौराहे का सौंदर्यीकरण करने के लिए भी मेरी फाइल चल रही है, प्रस्ताव बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा दारू दुकान के लिए परमिशन दे दी गई है, जो कि गलत है। इसका मैं कोई विरोध करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जननायक या योद्धाओं के जो प्रतिमाएं लगती है उसके 200 मीटर के आसपास ऐसी गतिविधियां नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है, ये गलत है। यहाँ पर जिला खेल विभाग का स्टेडियम है, यहाँ पर भैरव मंदिर है, नाग मंदिर है, रुद्रेश्वर मंदिर है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर हॉस्टल है और ये शिक्षा का केंद्र है। यहाँ जिसको हम सांगवी पंचायत को अयोध्या भी कहते हैं, पुलिस अयोध्या में दारू दुकान खुलेगी, इसका हम घोर विरोध करते हैं। यहाँ पर जो भूमि आप देख रहे हैं 7000 स्क्वायर फीट है, इसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पुलिस चौकी के नाम से आवंटित करने का कहा है, यहाँ पुलिस चौकी निर्मित करने का कहा है। पुलिस चौकी निर्मित करना रहने दिया और गलत गतिविधियों चलाने में हम प्रशासन जुटा हुआ है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस दारू दुकान को जल्दी से जल्द जो परमिशन मिली है इसको रद्द कराई जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं, यहाँ पे
हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, बिलाला है, सामान्य है, राजपूत है, ब्राह्मण है, सब है। यहाँ किसी प्रकार का नहीं है। मिष्ठान क्षेत्र को हम बचाए रखने के लिए हजारों बेटियां, हजारों बहनें यहाँ से निकलती है 8 बजे बाद, 8 बजे बाद यहाँ निकलना बंद कर देगी। जो कि रात में अगर खाना खाने के बाद टहलने निकलते हैं, अगर दारू दुकान खुल गई तो यहाँ की गतिविधियाँ बिगड़ जाएगी। हजारों बहनें यहाँ से अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है। यहाँ बस स्टॉप है, यहाँ पे रविवार का बाजार हाट लगता है। मैं बार बार आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप प्रशासन को जगाएं और इस परमिशन को रद्द कराएं, नहीं तो बड़ा नुकसान भी होगा और ये शासन को जवाब देना पड़ेगा इसका। क्या नाम है आपका? भागीरथ बड़ोले, पार्षद वार्ड क्रमांक 31। जिला सूर्य क्रांति जननायक टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इस नाम को देकर के इस रहवासी क्षेत्र को बहुत गौरवान्वित महसूस करवाया है, लेकिन दुर्भाग्य कि जिस प्रशासन ने यहाँ पर इस किराए पर पुलिस चौकी प्रस्तावित की, जहाँ पर शौचालय प्रस्तावित किया, उसको दरकिनार करते हुए शराब दुकान की अनुमति दी, जिसका इस रोड पर रहने वाली 38 से ज़्यादा कॉलोनी के रहवासी नागरिक विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ इस रोड पर सबसे ज़्यादा छात्र भी रहते हैं। यहाँ हमारा प्रतिष्ठित स्टेडियम है, छात्रावास है, मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पुलिस चौकी होने के बजाय यह दारू दुकान खोल रहे हैं, जिसका पूरा क्षेत्र विरोध कर रहा है और लगातार विरोध करेगा। क्या नाम है आपका? प्रतीक सिंह पवार। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें हर छोटी बड़ी खबरों से।